स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मैं डीएनए की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। उसके लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए मैंने, तो आप देख सकते हो। तो अब हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले जो वाटसन एंड क्रिक थे, वाटसन क्रिक ने जब डीएनए का स्ट्रक्चर दिया, हेलिकल स्ट्रक्चर दिया, उसके बाद कुछ फैक्ट्स सामने आए। वाटसन क्रिक ने ही ये प्रूव करा, ये बताया कि डीएनए अपने आप को सिंथेसाइज करता है। जब बॉडी के अंदर डीएनए प्रेजेंट है तो डीएनए का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, डीएनए कैसे जब सेल डिवाइड होकर न्यू सेल्स प्रोड्यूस होती हैं तो उन सेल्स के अंदर डीएनए कैसे आता है, डीएनए कहाँ से आता है, तो उस चीज का जो कंफर्मेशन या उसका जो फॉर्मेशन बताया वो वाटसन क्रिक ने ही बताया था, जिसको कि नाम दिया गया डीएनए रेप्लिकेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस पे या पूरी आगे की प्रोसेसिंग के बेसिस पे, क्योंकि डीएनए का फॉर्मेशन पता चलना बहुत चीज इंपॉर्टेंट थी, जिससे कि आगे के फैक्टर को एनालाइज करा गया इनके बेसिस पे। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो अपने आप को ही, क्योंकि डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है वो डीएनए से ही होता है, तो डीएनए फॉर्मेशन किससे होगा, डीएनए से ही हो रहा है, यानी कि एक अपने आप से कॉपी बनाना डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। तो अगर हम ये बोल सकते हैं, इट कैन बी मेक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए इटसेल्फ। ठीक है, तो जब डीएनए की कॉपी खुद अपने आप बना रहा है डीएनए, तो वो प्रोसेस कहलाता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन ये किसने दिया, वाटसन क्रिक ने ही दिया। ये भी वाटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही ये चीज प्रूव करी, यही चीज इसकी कंफर्मेशन दी। तो यहाँ पे डीएनए के 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। फर्स्ट जो है, 3 टाइप कौन कौन सा है, एक तो है कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, सेकंड है सेमी कंजर्वेटिव, थर्ड है डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। तो 3 रेप्लिकेशन है यहाँ पे। फर्स्ट कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन जो होता है, इसमें एक डीएनए से जो 2 डीएनए बनेंगे, उन दोनों डीएनए के अंदर क्या होगा, एक स्ट्रैंड न्यू बनेगा और एक स्ट्रैंड पूरा क्या बनेगा, ओल्ड बनेगा। एक डीएनए से 2 डीएनए का फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से। तो ये क्या बना, ओल्ड, और ये क्या बना है, न्यू। तो एक डीएनए से कितने स्ट्रैंड बन गए, 2। तो ये कहलाता है कंजर्वेटिव मेथड। कंजर्वेटिव में मतलब हुआ कि उसका एक ओल्ड स्ट्रैंड जो है वो मेंटेन रहा और उसने एक न्यू डीएनए को साथ में फॉर्म करा। तो ये जो है ये कंजर्वेटिव मेथड था, जिसमें कि पूरा एक न्यू बनता है और एक पूरा कैसा बनता है, ओल्ड बनता है। सेकेंड मेथड जो सबसे ज्यादा क्या करा गया, एक्सेप्ट करा गया है, इसको 1953 में जो है वाटसन क्रिक ने प्रपोज करा था इस स्कीम को, और 1957 में सबसे पहले यूकैरियोट्स में देखा गया था टेलर के थ्रू। टेलर ने डिमॉन्स्ट्रेट करा demonstrated in eukaryotes। ठीक है, और कब हुआ, 1957 में। और 1953 के अंदर जो है इसको वाटसन क्रिक ने प्रपोज करा था।
वॉटसन क्रिक ने फिर इसको 1953 में प्रपोज करा था। उसके बाद टेलर ने 1957 में यूकैरियोट के अंदर फर्स्टली डिमॉन्स्ट्रेट भी करा। तो इसमें क्या होता है, जो सबसे ज्यादा मतलब कि मेन बेसिकली जो हम बोलते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, वो उसमें से तीनों टाइप में से सेमी कंजर्वेटिव ही टाइप का होता है। तो इसमें एक डीएनए से दो डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा फॉर्मेशन होगा, उसमें दोनों डीएनए के अंदर एक स्ट्रैंड जो होगा ओल्ड का बनता है और एक स्ट्रैंड जो है वो किसका बनता है, न्यू का। ये देखिए, ये एक न्यू स्ट्रैंड और एक ये ओल्ड, दोनों ने मिलके एक पूरे कंप्लीट डीएनए को बनाया। उस वजह से इसमें देखिए ये न्यू है ये ओल्ड है और दोनों ने मिलके पूरे कंप्लीट डीएनए को बनाया। तो एक डीएनए से दो स्ट्रैंड बन रहे हैं जिसमें कि वन स्ट्रैंड उसका एक डीएनए के अंदर वन स्ट्रैंड ओल्ड है और वन स्ट्रैंड कैसा है, न्यू है। तो ये कौन सा मेथड कहलाया, सेमी कंजर्वेटिव। थर्ड वन इज डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। तो डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन में क्या होता है कि इनके अंदर डिस्पर्जन हो जाता है, न्यू और ओल्ड स्ट्रैंड्स जो होते हैं उनके पैचेस बन जाते हैं, जो कहलाता है डिस्पर्सिव मेथड। तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करा गया, सिर्फ एक्सेप्ट करा गया सेमी कंजर्वेटिव टाइप। जैसे हम ये डीएनए है, इस डीएनए से दो डीएनए बनने हैं, तो एक ओल्ड पैच बनेगा और एक बनेगा न्यू। इस तरीके से ठीक है। ये देखिए पैचेस आ गए इसमें, न्यू ओल्ड, ओल्ड न्यू, ओल्ड न्यू ओल्ड, इस वजह से न्यू ओल्ड न्यू ओल्ड न्यू। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड हुआ, डिस्पर्जन मेथड। तो जो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करा गया वो कौन सा मेथड है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। तीनों एप्लीकेशन जो में से हमें सिर्फ जो जनरली बॉडी के अंदर मिलता है यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, वो कौन सा देखने को मिलता है, सेमी कंजर्वेटिव। दूसरी चीज रेप्लिकेशन की जो साइट होती है कहां पर होता है ये, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी कहीं पर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं उसमें। तो उसके अंदर कहां पे प्रेजेंट, कहां पे होगा ये, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं और जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए होगा वो नेकेड फॉर्म में मिलता है, किसी चीज से कवर नहीं होता है, तो वहां पे साइटोप्लाज्म में होता है। उसी तरीके से यूकैरियोट्स में कहाँ होता है, यूकैरियोट्स में होगा न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियोइड होता है, सॉरी न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोट में होता है, क्योंकि न्यूक्लियोइड क्या होता है, नेकेड जेनेटिक मटेरियल, और न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल किससे कवर्ड हो जाता है, न्यूक्लियस से कवर्ड हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो वो उसको कवर कर देती है जो न्यूक्लियस को फॉर्म करती है। तो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से डीएनए का रेप्लिकेशन भी कहाँ होगा, यूकैरियोट्स में, न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब हम इससे रिलेटेड हम इसका एक्सपेरिमेंट प्रूव करते हैं, जो आगे डिमॉन्स्ट्रेट करा गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव ही टाइप का होता है। तो उसको एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव करा गया। तो जो एक्सपेरिमेंट है सेमी कंजर्वेटिव को प्रूव कर रहा है, वो एक्सपेरिमेंट दिया था मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने 1958 में। और किस पे दिया था इन्होंने वर्क, जो करा था वो ई कोलाई सेल्स पे करा था, ई कोलाई बैक्टीरिया पर। और इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को कल्चर कराया किसमें, मीडियम कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और ये जो अमोनियम क्लोराइड लिया है इसके अंदर ये हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन था, रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव या हैवी आइसोटोप बोल सकते हो इसको, रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन 15 इसमें यूज करा गया है। तो यानी कि जब ई कोलाई सेल्स को इस मीडियम में ग्रो करा गया तो इसके अंदर नाइट्रोजन की, रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन की क्या हो गई, अमाउंट इनकॉर्पोरेटेड हो गई। उसके अंदर ये मतलब कि जो डीएनए सिंथेसाइज हुआ उसके अंदर ये नाइट्रोजन वहां पे उसमें अवेलेबल रहा। तो अब डीएनए को जब हमने इसमें कल्चर कराया, कल्चर कराने के बाद जो न्यू डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, तो
उसमें हैवी डीएनए फॉर्म्ड हुआ, यानी कि इसमें सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट हुआ, हैवी डीएनए। हैवी डीएनए मतलब N15 वाला, ठीक है, रेडियो एक्टिव वाला डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट था। तो अब इस डीएनए को नॉर्मल डीएनए से, या इसको सेपरेट करने के लिए, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए नॉर्मल डीएनए से क्या करा गया, सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करा गया, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन करा, किसके उसमें करा, इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे। ठीक है, डेंसिटी ग्रेडियंट में सीजियम क्लोराइड के प्रेजेंस में सेंट्रीफ्यूगेशन करा गया, जिससे कि इनको नॉर्मल डीएनए से क्या करा गया, सेपरेट करा गया। जब नॉर्मल डीएनए से सेपरेट हुआ तो अब इसको फिर से किसके अंदर कल्चर कराया गया, कल्चर ऑन द मीडियम containing नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, हैवी अमोनियम क्लोराइड में ले लिया, नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड में इसको कल्चर कराया गया। तो अब क्या हुआ इसमें, जब नॉर्मल में कल्चर कराया तो कुछ टाइम इंटरवल के बाद, डेफिनेट इंटरवल के बाद सेल ने मल्टीप्लाई करा, सेल मल्टीप्लाई हुई। जब सेल मल्टीप्लाई हो रही है तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, डीएनए भी आप क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है अपना, डीएनए भी क्या हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है। तो उसके बाद फिर उसको डीएनए एक्सट्रैक्ट करा, एक्सट्रैक्ट द डीएनए, और फिर उसको क्या करा गया, सेंट्रीफ्यूगेशन करा गया। ठीक है, फिर उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ, वही सीजियम क्लोराइड के बेसिस पर, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में इसको फिर से क्या करा गया, सेंट्रीफ्यूज करा गया। तो जो डीएनए एक्सट्रैक्ट हुआ उसमें उसकी जनरेशन, मतलब कि हर 20 मिनट्स के बाद जो ई कोलाई होता है वो डिवाइड होता है, उसकी सेल्स आपस मल्टीप्लाई करती है आफ्टर 20 मिनट्स। ठीक है, तो उसमें 20 मिनट्स के बाद जो हमको मतलब कि रिजल्ट मिला, वो क्या मिला उसमें हमको, उसमें सारे जो मतलब कि डीएनए के स्ट्रैंड्स आए वो कैसे रहे, वो रहे आपके कौन से वाले, हैवी वाले। जैसे फर्स्ट जनरेशन जो ये वाला हमने फर्स्ट लिया था, तो जब उसमें कल्चर कराया था हमने N15 वाले मीडियम में, रेडियो एक्टिव अमोनियम क्लोराइड में, तो सारे डीएनए कैसे रहे, हैवी रहे। ठीक है, तो जैसे कि हमने ये लिया, ये हो गया आपका कौन सा, हैवी डीएनए। ठीक है, अब आफ्टर 20 मिनट्स, अब आफ्टर 20 मिनट्स, अब इसको हमने जो हैवी डीएनए था उसको फिर किस में इनकॉर्पोरेट कराया था हमने, नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड में। तो नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड के बाद जब उसको सेंट्रीफ्यूज करा गया, उसके जो एक्सट्रैक्ट हुए, क्योंकि उसमें नॉर्मल डीएनए, जो नॉर्मल नाइट्रोजन था वो भी क्या हुआ, इनकॉर्पोरेट हुआ हैवी डीएनए के साथ। तो उससे जो है वहां पर क्या बने, दो स्ट्रैंड, इस डीएनए से क्या बनेंगे, दो स्ट्रैंड बनेंगे। ठीक है, अब दो स्ट्रैंड कैसे रहा, एक लाइट रहा और एक कैसा रहा, हैवी। ठीक है, तो ये कैसा रहा आपका, हाइब्रिड डीएनए। ये वाला कौन सा बना, हाइब्रिड डीएनए। ठीक है, ये कौन से बन गए, हाइब्रिड डीएनए। तो इसमें आफ्टर 20 मिनट्स कितना हुआ, 100% जो बना डीएनए वो कैसा बना, हाइब्रिड डीएनए बना। इसमें से ये वाला कौन सा हुआ, लाइट, और ये वाला जो हुआ वो हो गया हैवी। ये हैवी स्ट्रैंड हुआ और ये कैसा हुआ आपका, लाइट स्ट्रैंड। अब इसके बाद ये तो हो गई हमारी फर्स्ट जनरेशन, है ना। अब इसके बाद सेकेंड जनरेशन आफ्टर फिर 40 मिनट, मतलब कि 20 मिनट, तो टोटल यहां से हम देखेंगे तो कितना हो गया, 40 मिनट। अब यहाँ पे 40 मिनट में इसके अंदर जो हैवी वाला डीएनए है, हैवी वाला स्ट्रैंड है, वो एज ए, अब ये भी टेम्पलेट वर्क करेगा और ये भी टेम्पलेट वर्क करेगा, है ना। तो जो हैवी वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा वो अपने से फिर से दोबारा से हैवी डीएनए को ही फॉर्म करेगा।
ठीक है। सो हाइब्रिड को फॉर्म करेगा। तो ये वाला तो क्या करेगा, कौन सा बनाएगा, हैवी वाला तो बनाएगा फिर से हाइब्रिड वाला, और जो लाइट वाला होगा वो क्या बनाएगा, फिर टोटल अपना पूरा लाइट वाला ही बनाएगा। तो जब हमने इनको फिर कल्चर कराया, कल्चर कराने के बाद फिर 20 मिनट्स के बाद, यानी कि टोटल 40 मिनट्स के बाद जब हमने रिजल्ट देखा, तो इसमें जो लाइट डीएनए है, लाइट डीएनए ने क्या करा, अपना ये बना दिया, ठीक है। और एक स्ट्रैंड जो बना वो कैसा बनेगा, ये इस तरीके से, ये देखो, ठीक है। फिर इसके बाद अब ये वाला, तो ये इस डीएनए से ये दो डीएनए बने, इससे क्या बना, एक ये और दूसरा कौन सा बनेगा, लाइट वाले का, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें यानी कि जो है 50% जो है वो क्या बना है रिजल्ट, इसमें 50% हाइब्रिड डीएनए का रहा और 50% किसका रहा, लाइट डीएनए का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो लाइट डीएनए है और जो हैवी डीएनए है दोनों ही एज ए टेम्पलेट वर्क कर रहे हैं। तो जो हैवी वाला है उसके साथ इनकॉर्पोरेशन रहा था लाइट वाले का भी, तो जिसकी वजह से उसने जो है मतलब कि इसने एक जो लाइट वाला है उसने ये मिक्सअप बन गया और एक उसका क्या रहा, पूरा टोटल लाइट डीएनए का स्ट्रैंड बना, ठीक है, टेम्पलेट था वो, क्योंकि तो जिसकी वजह से यहाँ पे रिजल्ट रहा 50% हाइब्रिड बने और 50% कैसे बने, लाइट बने। अगर अब हम इसका थर्ड जनरेशन देखें, है ना, थर्ड जनरेशन मतलब आफ्टर 20 मिनट्स, यानी कि 60 मिनट्स बाद, है ना, तो आफ्टर 60 मिनट्स, तो 60 मिनट बाद जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर भी क्या, उसके अंदर क्या रहेगा, उसके अंदर रिजल्ट रहेगा 25% जो होगा वो क्या होगा, हाइब्रिड, और 75% जो होंगे लाइट डीएनए बनेंगे। 25% हाइब्रिड बनेंगे और 75% जो बनेंगे वो कैसे होंगे, लाइट डीएनए। अब उसके बाद 80 मिनट्स के बाद, ठीक है, यानी कि फोर्थ जनरेशन, तो फोर्थ जनरेशन में जो है और कम परसेंटेज हो जाएगी हाइब्रिड की, और वो कितनी हो जाएगी, 12.5%, 12.5% हाइब्रिड की बनेगी और 8.5% बनेगी लाइट की, ठीक है। ये कितने, फोर्थ जनरेशन के बाद बना, 87.5, ये लाइट डीएनए की बनी, ठीक है। तो ये हुआ आपका थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। तो ये तो दिया किसने एक्सपेरिमेंट, उन्होंने प्रूव करा कि जो भी एप्लीकेशन हो रहा है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही हो रहा है, ठीक है। और उसमें जो भी डीएनए को उन्होंने उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने कौन सा मीडियम यूज करा, हैवी नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम, अमोनियम क्लोराइड का मीडियम यूज करा कल्चर करके, जिससे कि उनके डीएनए को इनकॉर्पोरेट करा गया हैवी डीएनए, हैवी नाइट्रोजन से। उसके अलावा जो थे टेलर साइंटिस्ट थे, टेलर ने भी एक एक्सपेरिमेंट प्रूव करा था, वो करा था उन्होंने विजिया फैबा के ऊपर, ठीक है, विजिया फैबा के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था, और ये एक्सपेरिमेंट करा था उन्होंने 1958 में, ठीक है, 1958 में करा था। और इन्होंने भी यही प्रूव करा था कि जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड का होता है, और इन्होंने जो यूज करा, जैसे इन्होंने अमोनियम क्लोराइड को यूज करा था, इन्होंने मार्क करने के लिए यूज करा था रेडियो एक्टिव थाइमीन, इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमीन यूज करा था। और इनके कॉलेजेस थे, मतलब साथ में इनके और पार्टनर थे टेलर के साथ, जिन्होंने विजिया फैबा पे वर्क करा 1958 में। किसके लिए करा कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, और उसके लिए उन्होंने कल्चर मीडिया में जो भी यूज करा मार्क
करने के लिए वो यूज करा था रेडियो एक्टिव थाइमिन। जैसे इन्होंने यूज करा रेडियो एक्टिव अमोनियम क्लोराइड, तो इन्होंने क्या यूज करा था रेडियो एक्टिव थाइमिन। तो दोनों एक्सपेरिमेंट से यही प्रूव हुआ कि जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। तो इंपॉर्टेंट है ये एक्सपेरिमेंट, इसके ऊपर केस स्टडी फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एसेशन रीजन पे भी आ सकते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन। इसका प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगी कि एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो कोई भी और डाउट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट बायोलॉजी विद दीप्ति जैन, उस पर भी, वहां पे भी आप मैसेज कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, बाय बाय।